हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका पेपर 7 अगस्त को है, और ये एक पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि 5 अगस्त को ऑनर्स कोर्स के स्टूडेंट्स जितने भी थे उन सभी का पेपर हुआ है 5 अगस्त 2022 को, और 7 अगस्त 2022 को बीए प्रोग्राम का पेपर होने वाला है। तो आप सभी के लिए पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? दो कारणों से। सबसे पहली बात तो आपका 75 नंबर का जो पेपर आएगा, मैं दो पेपर डिस्कस करूंगा आप सभी के सामने। ये पेपर सोल के स्टूडेंट्स के ही, क्योंकि आप सभी के पास में एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट जो है वो ऑनर्स में भी सेम रहता है, चाहे आप बीकॉम ऑनर्स करो, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश ऑनर्स। तो आप सभी का पेपर ये 5 अगस्त को हो चुका है। अब 7 अगस्त को पेपर है बीए प्रोग्राम वाले बच्चों को, क्योंकि सब्जेक्ट सेम है। तो इस पेपर में से, एक तो इस पेपर में से, और अगला पेपर है एनसी वेब का। एनसी वेब का जो पेपर है वो 6 अगस्त को है। तो दोनों पेपर आप सभी के साथ डिस्कस होंगे, और इस 75 में से आपके 100% है कि 20 नंबर का पेपर तो आप सभी के सेम आने ही वाला है। तो ये पेपर और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 अगस्त का पेपर होते के साथ ही आप सभी को कुछ ही देर में वो पेपर भी मिल जाएगा। चलिए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, ये पहला पेपर है जो सेकंड सेमेस्टर में ऑफलाइन बच्चे ईवीएस का पेपर दे रहे हैं। इससे पहले ईवीएस का ऑफलाइन पेपर नहीं हुआ, और इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसा पेपर आएगा, ये पूरा फॉर्मेट है आप सभी के सामने, पूरा पेपर ही है, हम डिस्कस करेंगे। ये टोटल नंबर ऑफ बात करें तो पेजेस की 8 पेजेस का पेपर आया ये। और इसके अंदर आप सभी के लिए यहाँ पर पहले ही लिखा होता है, यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना होगा, यहाँ पर सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर ये आपको अपनी आंसर शीट पे लिखना होता है। यूनिक पेपर कोड ये भी आप सभी के आंसर शीट पे लिखना होगा। ये आपका पेपर का नेम है, और यहाँ पर आपका कोर्स नेम, तो ये आपको कोर्स के नेम में लिखना होगा, ये भी आंसर शीट में आपको फिल करना होता है। इसके बाद में नीचे आएंगे हम। नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें तो 70 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे का ही पेपर है। तो 3 घंटे का ही पेपर है, ध्यान रखना। पिछली बार 6 सेमेस्टर के बच्चे, 4th सेमेस्टर के बच्चे, उनको 3.5 घंटे मिले थे, लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए 3 घंटे का ही पेपर है। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आप सभी को, ध्यान रखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे पहले रोल नंबर लिखना है, और यहाँ पर आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन 8 आए, और 8 में से क्वेश्चन कितने करने हैं आपको? 5 ही करने। तो ये फायदा है आप सभी के लिए। सभी क्वेश्चनों की जो मार्क्स की बात है यहाँ पर इक्वल है, और यहाँ पर आंसर में भी रिटर्न या तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिख सकते हो या हिंदी लैंग्वेज में। अगर आपने पेपर एडमिशन लेने टाइम इंग्लिश लैंग्वेज चूज किया तो कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी मीडियम में भी कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में और एक पेपर हिंदी मीडियम में हो। ये आप लोगों के लिए सिंपल सी बात है। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर ये ट्रू और फॉल्स है, सत्य असत्य, सही या गलत। इसमें सिंपली अब आप लोगों को ऐसे नहीं करना, बच्चों की तरह नहीं करना। तो ये आप कांटा लगा दो गलत के लिए और सही के लिए सही कर दो। दूसरी बात, आप सही के लिए सही लिखो और गलत के लिए गलत लिखो। ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि अगर आप लोगों के लिए सत्य क्वेश्चन में का है तो आपको सत्य ही करना है, और आप लोगों के लिए असत्य का है तो आपको असत्य ही करना है। ये ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी गलतियां आपको नहीं करनी, ठीक है? सत्य कहे तो सत्य, असत्य कहे तो असत्य, सही कहे तो सही और गलत कहे तो गलत। ये चेक और क्रॉस का मार्ग आपको नहीं लगाना। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आप सभी के लिए सही गलत के पूछे गए, और नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें आप सभी के लिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए 5 नंबर का है, और 5 नंबर का ही इसमें 5 आप लोगों के लिए दिए गए हैं। सही है गलत आपको इसमें बताना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे, नदी के बाढ़ के मैदान आर्द्र भूमि परितंत्र का एक उदाहरण है। तो नदी के बाढ़, यहाँ पर बाढ़ का मतलब फ्लोट से है, ध्यान रखना है। यहाँ पर घेराबंदी से नहीं है बाढ़ का मतलब। तो ये बिल्कुल इसका उत्तर सही है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन अगर आए तो आपको करना है। आपसे पूछा गया है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये गलत है, असत्य है। 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अब आपके एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है तो ध्यान रखना है। यहाँ से आपसे विश्व पर्यावरण दिवस पूछा जा सकता है आपसे। पहली चीज आपसे पूछी जा सकती है। दूसरी चीज आपसे ये पूछी जा सकती है, जैसे अभी ट्रेंडिंग में आप सभी को पता है प्लास्टिक बैन का चला है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है प्लास्टिक जो है बैन का डे कब मनाया जाता है। इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो वायु दिवस कब मनाया जाता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है अर्थ डे कब मनाया जा सकता है। तो ये कुछ एनवायरमेंट के डेज हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला आपसे पूछा जाएगा लॉटेना कैमरा भारत की एक प्रमुख प्रजाति है। तो ये बिल्कुल गलत है, नहीं है। भारत में 4 हॉटस्पॉट्स वाले इलाके हैं, बिल्कुल सही है ये। और जल प्रदूषण को नियंत्रण करने में इलेक्ट्रिसिटी ये एक कारगर है, तो बिल्कुल ठीक है, ये भी कारगर साबित होता है। ये ध्यान रखना है। ये कहीं पर गलत भी लिखा होता है लेकिन बट ये सही है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्या है? 10 मार्क्स के लिए। यहाँ पर आपको 5 करने हैं। यहाँ पर ऑप्शन आप लोग देखेंगे, यहाँ पर आपके पास में 7 ऑप्शन में दिए है। ऑप्शन में आपको कोई भी 5 करने हैं।
तो यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए पहले भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, जिसमें खतरा, अपशिष्ट, ये भी बता रखा है, हमको एक्सप्लेन कर रखा है, पारिस्थितिक बहाली इसके बारे में एक्सप्लेन कर रखा है, जैव भू चक्रण इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप उन वीडियोस के अंदर देख सकते हैं। और बाकी यहाँ पर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी करूंगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगला पेपर भी जो एनसीबी आपका है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसकी वीडियोस भी जब आएगी तो आप जरूर देखना। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इसे अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर भी करें, और आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिले तो सब्सक्राइब भी करें। यहाँ पर सबसे पहले जैव भू रसायन चक्र क्या होता है। जैव भू रसायन चक्र, सबसे पहली बात तो यहाँ पर जैव की बात हो रही है, तो जैव का मतलब होता है बायो से, या फिर हम कह सकते हैं जीवों से। तो जीव भू रासायनिक चक्र, हमारे यहाँ पर हम पारिस्थितिक तंत्र में देखते हैं कि कुछ चक्र चलते रहते हैं, कुछ चक्र चलते रहते हैं। बोलोगे कुछ चक्र का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बताता हूँ आप लोगों को। भू रसायन चक्र यानी जो भूमि से उत्पन्न होते हैं और भूमि पे ही अंत में मिल जाते हैं, और ये पूरे एक चक्र का निर्माण करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट काफी हद तक एक दूसरे से सिमिलर है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, आप दोनों में से एक ही अटेंड करना। खतरनाक अपशिष्ट मैंने आपको बताया था, ठोस अपशिष्ट को बोलते हैं, ठोस अपशिष्ट को बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा। अभी भी प्लास्टिक बैन की बात हो रही है, तो प्लास्टिक बैन की बात होती है क्योंकि ये नगरीय अपशिष्ट निपटान में खतरा है। ये खतरनाक अपशिष्ट, ई अपशिष्ट भी इसके अंदर ही आता है, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट जिसे हम बोलते हैं। और इसके अंदर ये क्या है, एक तो शहरों के लिए खतरा है, दूसरी बात प्रदूषण प्रोड्यूस करता है, तीसरी बात इसका हम रिसाइकल नहीं कर पाते, तो ये क्षेत्र भी घेर रहा है, प्रदूषण भी बढ़ा रहा है। इसीलिए हमें ऐसे कदम उठाने चाहिए कि जो प्रदूषण को कम करे। अगला कार्बन चक्र आपसे पूछा गया है, मृदा अपरदन पूछा गया है, सॉइल इरोजन, और एक्वीफॉर पूछा गया। एक्वीफॉर का मतलब जो जलीय जीव है, पानी के अंदर जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसको कहा जाता है। स्थानीय प्रजातियां क्या होती है, आपको इसको एक्सप्लेन करना है। स्थानीय प्रजातियां जो किसी भी खास स्थान पर पाई जाती है वो स्थानीय प्रजातियां पाई जाती है। जैसे अब बर्फ में बात करें तो पेंगुइन पाई जाती है, स्थलों पे बात करें तो अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं, अगर हम पहाड़ों पे बात करें तो अलग प्रकार के पशु पाए जाते हैं। सोइल इरोजन ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको अटेंड करें, मैं सर्कल कर रहा हूँ। आप किन किन चीजों का अटेंड कर सकते हैं, कार्बन चक्र एक्सप्लेन कर सकते हैं, नाइट्रोजन चक्र भी आपके पेपर में आ सकता है। पारिस्थितिक तंत्र से बनेगा एक क्वेश्चन, आप लोगों को ये ध्यान रखना है, और ऊपर भी एक बताया मैंने, इसमें से 5 कोई भी आप अटेंड कर सकते हो। सोइल इरोजन आपसे फिर पूछा जा सकता है, तो सोइल इरोजन में आपको ध्यान रखना है, इसको रोकने के उपाय पूछे जा सकते हैं आपसे, या फिर सोइल इरोजन क्यों होता है इसके कारण पूछे जा सकते हैं। तो सोइल इरोजन के कई कारण है, या उसके उपाय पूछेगा। सबसे पहली बात तो हमें सीढ़ीनुमा खेती करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात हमें क्या करनी चाहिए, हमें बाड़ लगानी चाहिए, जैसे कोई खेत होता है उसके चारों तरफ हम मेड़ लगाते हैं, पहली चीज हम ये कर सकते हैं। दूसरी चीज आप सभी को ध्यान रखना है, मृदा अपरदन में सोइल इरोजन के अंदर हमें एक और चीज ध्यान रखनी है, सोइल इरोजन के अंदर हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर सकते हैं। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने के बाद में हम पशु चारक है, पशुचारक उनको हम कम करेंगे, पशु कम चराएंगे, क्योंकि घास के मैदान जब खत्म हो जाते हैं तो फिर ये सॉइल इरोजन होना स्टार्ट हो जाता है। अगला साइलेंट वैली आंदोलन, देखो मौन घाटी आंदोलन मैंने आपको बताया था ये 100% आएगा, यहाँ पर भी आया और आपके में भी आ सकता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन आ चुका है, तो अब आपके में क्या आ सकता है, चिपको आंदोलन, विश्नोई आंदोलन और अपिक्को आंदोलन, ये आपके में पक्का बनेगा, ये आपको करके जाना है। शंकुधारी वन और टुंडा वन पारिस्थितिक तंत्र, दोनों के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। शंकुधारी वन और टुंडा वन, ये मैंने आप लोगों के लिए IUCN इसके बारे में जब एक्सप्लेन किया था, मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था। लुप्त प्रजातियां क्या होती है, ऐसी प्रजातियां जो लुप्त होने की कगार पे, ऐसी प्रजातियां जो लुप्त होने की कगार पे, और कम से कम चिंता वाली प्रजातियां, इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। लुप्त होने की कगार पे कई प्रजातियां, जैसे टाइगर है, क्योंकि बात हो रही है, उनको बचाने की, उनको संरक्षण की बात हो रही है। मगरमच्छ की हो रही है, मगरमच्छ, ये आपको प्रोजेक्ट भी पढ़ने हैं। मगरमच्छ, ये आपको ध्यान रखना है, आपको ये सारी चीजें, ये आपको, क्योंकि आपके पेपर में पूछा जाएगा, ये इस तरीके से ना तो उस तरीके से परियोजना के साथ पूछा जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन परत, ये भी मैंने आपको बताया। प्राथमिक उत्तरदायित्व और मध्यम उत्तरदायित्व, यानी हमें पर्यावरण को लेकर क्या कर्तव्य हमारे बनते हैं, इसको लेकर क्वेश्चन है। ग्लोबल वार्मिंग तो मैंने बहुत बार एक्सप्लेन कर रखा है, आप ग्लोबल वार्मिंग बाय सोल सॉल्यूशन सर्च करेंगे, आपको कई सारी वीडियोस मिल जाएगी, क्योंकि इस पे हमारी बहुत सारी वीडियोस है, आप उसके थ्रू उसको पढ़ सकते हैं। और वो पूछे जाने की उम्मीद है, ग्लोबल वार्मिंग जरूर करके जाएंगे। उसे वैश्विक ताप भी बोलते हैं, उसे भूमंडलीय ताप भी बोलते हैं, तो अलग अलग तरीके से आपसे पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है। अगला क्वेश्चन है आपसे एकल उपयोग प्लास्टिक, यानी सिंगल यूज प्लास्टिक है। देखो ये ट्रेंडिंग में, ये आपसे पूछेगा, इंपॉर्टेंट, 100% पूछने की उम्मीद है। एकल यूज प्लास्टिक यानी सिंगल यूज प्लास्टिक और पर्यावरण पे इसका क्या प्रभाव है, तो बिल्कुल इसका नकारात्मक प्रभाव है। ये वाला क्वेश्चन आपको करके जाना है। सिंगल यूज प्लास्टिक, आपको बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, इसमें ये पर्यावरण को प्रदूषण बढ़ाता है। देखो पहली बात तो क्वेश्चन आपको इसमें से 5 दिए हैं, 5 में से कोई भी 3 करने हैं।
पहले वाले में आपको 2 नंबर का ही लिखना था। 2 नंबर का मतलब आपको आधा पेज लिखना है। शीट जितनी बड़ी आपको अभी स्क्रीन पे दिख रही है इतनी बड़ी शीट आएगी, थोड़ी सी चौड़ी होती है, लेकिन स्कूलिंग टाइम पे जितनी चौड़ी होती है उतनी जितनी लेंथ होती है उसकी, स्कूल टाइम पे हम देखते हैं कुछ शीट इस प्रकार की मिलती है, थोड़ी सी लंबी टाइप की, लेकिन यहाँ पर हमें ज्यादातर क्या होती है इस टाइप में मिलेगी हमें। ऊपर मार्जिन छूटा होता है, आप इधर से मार्जिन छोड़ोगे, आप इधर से नहीं छोड़ोगे, कहीं आप इधर से भी छोड़ दो और इधर से भी, तो शीट छोटी दिख जाती है। अब यहाँ पर पर्सन लिखने के लिए मार्जिन छोड़ते ऊपर भी हल्का छूटा होता है, आप इतने पोर्शन में आपको लिखना ही लिखना है। तो ये आधा पेज भी लिख दोगे आप 2 नंबर में, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कोई 3 बताने इसमें, तो यहाँ पर कोई 3 बताने, कितना लिखना है ये देखो 3 बताने आपको। 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, 3 बचे 15। तो आप लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक पहले है क्या, जिसका एक बार के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते, ऐसे प्लास्टिक को हम सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं। और ये प्रदूषण को बढ़ाता है, ये जलने के बाद भी, जलने से पहले भी अगर 1 किलो प्लास्टिक हम जलाते हैं तो उससे 3 किलो क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अन्य प्रकार की जहरीली गैसें उत्पन्न होती है जो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसे पॉइंट्स आपको ठोस अपशिष्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है, उसको आप जरूर देखें। अगला है शहरी क्षेत्रों में भूजल संकट, यानी शहरी क्षेत्रों में भूजल संकट क्यों हो रहा है, क्योंकि शहरों में समरसीबल, शहरों के अंदर पहले बहुत ज्यादा खेती बाड़ी हुई थी, उसकी वजह से जमीन का पानी खत्म होता जा रहा है, तो भूजल संकट हो रहा है। शहरों में टाइम निश्चित होता है, टाइम फिक्स होता है कि भाई इतने घंटे ही पानी आएगा और इतने ही बजे आएगा। तो भूजल संकट शहरों में, इलाकों में, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है और जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से जो वाटर है उसका यूज भी क्या होता है, ज्यादा होता है। आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। वर्तमान समय में सामूहिक विलुप्त संकट, वर्तमान समय में सामूहिक विलुप्त संकट के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि वर्तमान समय में जो है प्रजातियां क्यों विलुप्त हो रही है इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। अगले क्वेश्चन की बात करें हम तो पर्यावरण संचार के तरीके, पर्यावरण संचार के तरीके और जन जागरूकता की भूमिका। नहीं, पर्यावरण संचार का मतलब है हमें पर्यावरण को संरक्षण में कैसे संचार करनी चाहिए, कैसी भूमिकाएं को निभानी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या कदम उठाने चाहिए, ये आपको एक्सप्लेन करना है। और एक अधिनियम आपसे पक्का पूछा जाएगा, तो ये करके जाना, या तो 1972 का पूछा जाएगा या 2005 का, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, तो आप उसको जरूर देख के जाना, ये आपके पेपर में पक्का पूछा जाएगा। और कोई सा भी पर्यावरण संरक्षण की बात हो है तो इसके अंदर वनों की संरक्षण की बात हुई है, वनों के वृक्षारोपण की बात हुई है ना, जीव जंतुओं की संरक्षण की बात हुई है, वन्य अभ्यारण्य बनाने की बात हुई है, उसके सौंदर्यता या उसकी सुरक्षा के लिए कार्य करने की बात हुई है, रिजर्वेशन की बात हुई है, ये सारी की सारी बातें हर किसी में आपको रिपीट करनी है। अगला अम्लीय वर्षा क्या है, पहले आपको ये एक्सप्लेन करना है। पहली बात तो एसिड रेन बोलते हैं इंग्लिश में, और एसिड रेन क्या होती है, जैसे हमारे वायुमंडल में प्रदूषण है, अभी भाई प्रदूषण है, क्या है, प्रदूषण है वायुमंडल में, अधिक प्रदूषण होने की वजह से जब भी बारिश होती है, जब भी बारिश होती है तो बारिश में जो प्रदूषण नीचे बैठता है, पानी के साथ नीचे आता है, वो उस समय अम्लीय वर्षा हो रही होती है। कैसी वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हमें स्किन कैंसर जैसी बीमारियां देती है, जमीन की उपजाऊ क्षमता घटाती है, जमीन के पेड़ पौधों को नष्ट करती है और उसे बंजर बनाती है। ये आपको ध्यान रखना है, पहली बात आपको ये एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा इमारतों, अगर हम ताजमहल की बात करें तो ताजमहल पे पीलापन पड़ने लगा है, वो अम्लीय वर्षा के कारण ही होना शुरू हो गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ह्यूमन के ऊपर कई सारे प्रभाव है, स्वास्थ्य से संबंधित प्रभाव बता देना है आपको। इसके अलावा जननांग के संबंधित प्रभाव बता देना है आप लोगों को, ये सारे प्रभाव लिखने हैं। अगला शीत का धुंध और कोहरा जिसे बोलते हैं, और ग्रीष्म के कोहरे में क्या अंतर होता है। मतलब शीतकालीन का कोहरा क्या होता है, आपको पता है ठंड में नमी की मात्रा ज्यादा होती है, और ठंड में नमी की मात्रा ज्यादा होने की वजह से, ठंड टेम्परेचर कम होने की वजह से, प्रदूषण ज्यादा होने की वजह से क्या है, ये कोहरा जो नमी है वो प्रदूषण के ऊपर छप जाता है और वो कोहरा होता है, वो ऐसा कोहरा बनता है। और गर्मियों में कैसे कोहरा होता है, गर्मियों में जब ओस पड़ती है तो पेड़ पौधों के ऊपर कोहरा बनता है, पेड़ पौधों के ऊपर ही, क्योंकि वहां नमी की मात्रा होती है और वहां पर जब हवाएं आती है, प्रदूषण आता है, तो उसके ऊपर वो कोहरा टाइप का बन जाता है। दोनों में अंतर डिफरेंस है कि ये कब होता है, ये तापमान कम होने की वजह से होता है, और इसकी मैं बात करूं तो ये ओस के कारण होता है। अब दोनों कोहरे के अलग अलग प्रभाव है। अगर ठंड में जो कोहरे पड़ते हैं उसकी वजह से हम प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे प्राप्त नहीं कर पाते, और गर्मियों में जो कोहरे होते हैं वो कुछ देर के लिए होते हैं, जैसे जैसे सूर्य निकलता है वो अपने आप ही साफ होता जाता है। दूसरी चीज, शीतकालीन जो कोहरे होते हैं उसकी वजह से बहुत सारे जो कीड़े हैं वो पेड़ पौधे उसके अंदर क्या होते हैं, लग जाते हैं, पेड़ पौधों में कीड़े लग जाते हैं। और ग्रीष्म के अंदर क्या होता है, तो ग्रीष्म के अंदर जो कोहरे होते हैं उसका एक फायदा मिलता है। उसका फायदा क्या मिलता है, जो पेड़ पौधे हैं उनको पानी लंबे समय तक उनके ऊपर ही टिक पाते हैं, इसका एक फायदा ही मिलता है। और बल्कि पेड़ पौधों की जो पेड़ पौधे कम सूखते हैं और पेड़ पौधों के ऊपर की जो लीव्स वगैरह पे जो ओस होती है सिर्फ वही ओस सूखती है, तो फायदा मिलता है। इसका फायदा भी है, कुछ नुकसान भी है। और साथ ही साथ उत्पादन को प्रभावित करता है। अगर हम बात करें शीत ऋतु में, अगर सूर्य नहीं निकलते तो कई कई फसलें खराब हो जाती है। और ग्रीष्म ऋतु में भी अगर हम बात करें, अगर ज्यादा कोहरा होता है तो अलग अलग प्रकार के कीड़े मकोड़े बैक्टीरियाज हो जाते हैं। इसके अंदर आपको ये एक्सप्लेन करना है, तो ध्यान रखना है 5 ही क्वेश्चन आप लोगों को करने, तो उसी हिसाब से जैसे मार्क्स इसमें लिखे हुए ऊपर आपके इंस्ट्रक्शंस आप सभी को जरूर पढ़ना है। अगला सतत विकास, ये क्वेश्चन पक्का आएगा। आप सतत पोषणीय विकास की एक वीडियो मैंने
बना रखी है, रामबाण वीडियो है, वो इग्नू वाली वीडियो है, लेकिन आप लोग सर्च करेंगे आपको नहीं मिलता तो आप मुझे कमेंट करेंगे या फिर आप लोग इन नंबर्स के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको जो भी टॉपिक्स की वीडियो ना मिल रही हो तो आप हमसे वीडियो का लिंक मांग सकते हैं, वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, या कमेंट के थ्रू भी आप हमसे मांगेंगे टॉपिक लिख के कि हमें ये वीडियो चाहिए, जिस जगह पर हमारी अवेलेबल होगी हम आपको लिंक शेयर कर देंगे, तो आप हमसे किसी भी तरीके से फ्रेंडली होकर आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। अगला है उपयुक्त उदाहरणों सहित हमें ये स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार सतत विकास की रक्षा के लिए दीर्घकालीन आर्थिक सक्षम करना चाहिए। हमें क्या ध्यान रखना है, सतत विकास, यहाँ भी सतत विकास, तो एक क्वेश्चन तो 100% आना ही आना है। पर्यावरण की रक्षा करने में किस प्रकार एक लंबे समय तक सहायक हो सकता है। तो मैंने सतत पोषणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आपको बताया, जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा विकास का तरीका होता है जिसमें हम संसाधनों को इस प्रकार से यूज करें कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो पीढ़ी भी इन संसाधनों का ठीक ढंग से, अच्छे ढंग से उपयोग कर सके। ऐसे संसाधनों को, ऐसी चीजों को हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ऐसे संसाधनों का जब यूज होता है ताकि हर कोई उसका यूज कर सके, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया खाद्य श्रृंखला। अब आपको ये मैं बता दूं आपसे, खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल दोनों अलग अलग है। खाद्य जाल दोनों अलग अलग है। खाद्य श्रृंखला में एक श्रृंखला ही बनती है, या तो उसके अंदर एक ही तरह के जीव आते ज्यादातर, जैसे फॉर एग्जाम्पल घास, और इसके बाद में हम बात करेंगे तो घास को खाने वाली हिरण हो गई, हिरण को खाने वाला जैसे भेड़िया हो गया, भेड़िया को खाने वाला शेर हो गया, शेर का शिकार करने वाला मनुष्य हो गया, मनुष्य मर के फिर मिट्टी में, मिट्टी से फिर घास उत्पन्न होगी। तो इस तरीके से एक ये खाद्य श्रृंखला बनी। लेकिन खाद्य जाल जो अगर लिखा हुआ है आपसे पेपर में, खाद्य जाल लिखा हुआ है, तो जाल में आपको ध्यान रखना है कि कोई भी कहीं पर भी किसी को खा रहा होगा, पूरा का पूरा आपकी बुक के अंदर भी एक्सप्लेन किया गया, आप देख सकते हो डायग्राम के थ्रू इसको बताया गया। मैंने एक प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करी थी। आप गूगल पे डायरेक्टली खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला लिखोगे तो आपको चित्र दिख जाएंगे। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में डिफरेंस होता है, जिसमें खिचड़ी पकी होती है, कोई भी पशु किसको खा रहा है, कोई किसको खा रहा है, वो होता है। लेकिन पारिस्थितिक तंत्र के अंदर हम खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला को दोनों को ध्यान रखना है। अब आपको ध्यान रखना है, अब हमको एक चीज समझनी है, जब अभी हम फूड चेन बनाते हैं तो उसके अंदर नीचे जो होते हैं ये ज्यादा होता है, और ऊपर जैसे जैसे जाता है, ऊपर जैसे ज्यादा ऊर्जा की भी कटौती होती है, ऊर्जा 10% की कटौती होती है, 10% की। और ऊर्जा की जो शीर्ष पे होते हैं, शीर्ष का मतलब यहाँ पर जो भी मांसाहारी जीव होते हैं उनके संरक्षण की रणनीति तैयार करनी है। तो ये टाइगर रिजर्व आपसे इनडायरेक्टली पूछा गया है कि क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए तैयार करने के लिए, क्या क्या खाद्य श्रृंखला को किस प्रकार महत्वपूर्ण बन जाता है हमारे लिए, क्योंकि इनका संरक्षण नहीं होगा तो नीचे वालों की संख्या बढ़ने लगेगी, इनकी संख्या क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। इस चीज को आपको इस वाले क्वेश्चन के अंदर ऐसे समझना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हिमालय नदी से जल विद्युत ऊर्जा का एक उपयोग नवीकरण साधन का एक विकल्प है। ये ध्यान रखना है कि क्या हिमालय की नदियों से जल विद्युत का उपयोग एक नवीकरणीय विकल्प है, तो बिल्कुल विकल्प है। हम कह सकते हैं हिमालय की नदियां जो है जैसे गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, उस पर अगर हम डैम बनाते हैं, उस पर हम क्या करते हैं, डैम बनाते हैं। तो डैम बनाने के बाद क्या होगा बताइए आप मेरे को, जल्दी जल्दी बोलिए। अगर हम उस पर डैम बनाते हैं तो डैम बनाने से हमें लाभ मिलेगा, बोलो क्या लाभ मिलेगा। उस लाभ हमें ये मिलेगा कि हम उस पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कर सकते हैं तो जी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या लाभ मिलेगा, आपको उनके तर्क देने हैं। तो हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, ऐसे शुष्क इलाके जहां पर पानी नहीं पहुंचता वहां हम पानी पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत को बढ़ा सकते हैं, पानी को स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा वाटर जो है वो उसको एक ऊर्जा संसाधन के रूप में यूज कर सकते हैं, इसको हम सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, बहुत सारी चीजें। अगला है राष्ट्रीय सोलर मिशन, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, ये क्वेश्चन जरूर करना है, 100% आपको ये क्वेश्चन करना है, ये आप लोगों को पक्का देखने को मिलेगा। इस वाले क्वेश्चन को जरूर करना, और यही क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूरी तरीके से आए थे। लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है, मरुस्थलीकरण क्या है। मरुस्थलीकरण का मतलब होता है कि जो मिट्टी है, मिट्टी जो है हमारी, मरुस्थलीकरण जो मृदा है वो लवणीय हो रही है। कैसी हो रही है, लवणीय हो रही है, लवणीय। और मृदा लवणीय होने की वजह से हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी समुदाय के जो लोग हैं वो कैसे होते जा रहे हैं, यहाँ पर ना कृषि हो पाती है, ना इस पे ज्यादा अच्छी फसलें हो पाती है, ना इस पे पारिस्थितिक तंत्र बन पाता है। तो इससे पारिस्थितिक तंत्र पे क्या बन रहा है, असुरक्षा का अभाव उत्पन्न हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ क्षेत्र में कुछ ऐसे उपाय संरक्षण की व्याख्या करनी है जो भूमि निम्नीकरण को रोक सकते हैं। भूमि निम्नीकरण को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। भूमि निम्नीकरण यानी आप लोगों को भूमि का हम दोबारा यूज करें तो भूमि फर्टिलिटी रेट वही रहे, यानी आज के समय में भूमि हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं तो उससे उसकी उपजाऊ क्षमता खत्म हो रही है। इसमें को प्रति छोड़ना चाहिए, पहली बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, भूमि के ऊपर ज्यादा खाद उर्वरक या पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, हमें मौसम के उपयुक्त या फिर जमीन की क्षमता के उपयुक्त हमें फसलें लेनी चाहिए। हमें दलहन और तिलहन फसलें ज्यादा उगानी चाहिए, क्योंकि दलहन फसलों के अंदर आपको पता है कि राइजोबियम नामक कीड़ा होता है दालों की उसमें,
और वो जमीन के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस की मात्रा बढ़ाता है। ये वाले कॉन्सेप्ट आप सभी को ध्यान रखने हैं। होपफुली आज की इस नई वीडियो से आप सभी को वैल्यू मिलेगी, यही क्वेश्चन था। अब जैसे ही आप सभी के लिए ईवीएस का और भी पेपर आप लोगों के लिए एनसीवैप का आएगा तो वो भी मैं लेकर आऊंगा। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं इन नंबर्स के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए गए, आप हमारे साथ जरूर जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय